यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 11th क्लास में एक चैप्टर था जिसका नाम था लीनियर इनइक्वालिटीज, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, उसमें आपने लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में। इनइक्वालिटी क्या होती है? जिसमें लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन लगा होता है। जैसे लेस देन का साइन लगा हुआ है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इसमें से अगर कोई भी साइन यूज हो रहा है तो उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? और लीनियर का मतलब इसमें एक्स और वाई की जो पावर्स होंगी वो सिंगल पावर होंगी। ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वगैरह नहीं होगा। ओके, तो पहले 11th में इनका ग्राफ बनाना आपके सिलेबस में था, लेकिन पिछले 2 साल से वो ग्राफ वाला पोर्शन हटा दिया। लेकिन अब 12th में आपको इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाना सीखना पड़ेगा। ग्राफ बनाना अगर आप सीख जाते हैं सही से तो समझो 50% आपने सीख लिया। ठीक है, अब इनइक्वालिटी क्या होती है ये तो आपकी समझ में आ गया। जिसमें लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन लगा होता है उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी भी दो तरह की होती है। एक होती है वो जिसमें सिर्फ लेस देन का साइन होता है, मतलब इक्वल नहीं होता इसके साथ। और एक होती है जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है लेकिन इक्वल का साइन भी लगा होता है। ओके, तो होता क्या है कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, तो उसको स्लैक इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ये नोट कर लो आप, सिर्फ ये वाला पार्ट नोट कर लो। इनइक्वालिटी तो ये सारी ही हैं, ठीक है, लेकिन जिसमें इक्वल का साइन भी लगा होता है उसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी, और जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इसका क्या रोल होता है इक्वल टू होने का या ना होने का? ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता है? कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है वर्किंग में, बट एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊं। अब देखिए जो इनइक्वालिटीज आपको मिलेंगी, अब जो इनइक्वालिटी होती हैं वो किस किस तरह की इनइक्वालिटी आपको मिल सकती है। ये है हमारी स्लैक इनइक्वालिटी, ये है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सारी इनइक्वालिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक वो कैटेगरी है जिसमें कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट होती है, जिसमें एक्स या वाई नहीं होता, जैसा आप देख रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, 12, 5, 7, एनीथिंग। ठीक है, उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? ठीक है, और जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती, जैसे यहाँ जीरो नजर आ रहा है आपको, इसमें सिर्फ एक्स और वाई है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनाना सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सही ग्राफ बना पाओ और मिनिमम टाइम में बना पाओ, एग्जैक्ट बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्लैक इनइक्वालिटी, और जिसमें कांस्टेंट टर्म भी प्रेजेंट है, 12 हो, 5 हो, 7 हो। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको बनानी है एक टेबल। ठीक है, एक्स लिखना है, वाई लिखना है। पहले इसमें एक्स की जगह जीरो रखना है। एक्स की जगह जीरो रखोगे, आप चाहो तो इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है इक्वेशन में लिखना, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए है। आप चाहो तो यही इक्वल मान लो अपने मन में। एक्स की जगह जीरो रखोगे तो वाई की वैल्यू आएगी 2, और फिर वाई की जगह जीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 4। इस तरह की एक टेबल बन जाएगी, बहुत आसानी से बन जाती है। समझ आ गया इतना? और इस टेबल को बनाने के बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बहुत ही आसान है। कैसे? ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट मार्क करना है आपको। क्या पॉइंट है? 4, 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 0 है। ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, और वाई एक्सिस पे पॉइंट मार्क करना है आपको। वाई एक्सिस पे क्या पॉइंट मार्क करना है आपको? एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2, 0, 2। और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपको लाइन बनाना है। बहुत ही सिंपल है, नथिंग इन इट। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये भी यही है, इक्वेशन तो सेम ही है, बस इक्वल का साइन नहीं है इसमें। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है एक्चुअली,
ये जो लाइन बनाई है हमने, ये सिर्फ इस इक्वेशन का ग्राफ है। अब ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है, इसका क्या रोल होता है ग्राफ में? इसका रोल होता है कि हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें लाइन के नीचे का रीजन लेना है या लाइन के ऊपर का रीजन लेना है। इसमें से एक रीजन आपको शेड करना होता है, या तो लाइन के ऊपर का या लाइन के नीचे का। और इसको इस तरह नहीं बोलते हम कि हमें लाइन के ऊपर का रीजन लेना है या नीचे का। हम कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं कि हमें ओरिजिन की तरफ का रीजन लेना है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन लेना है। मतलब वो रीजन लेना है जिसमें ओरिजिन नहीं आता, या वो रीजन लेना है जिसमें ओरिजिन आता है। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये रीजन आपको शेड करना आना चाहिए। किस तरीके से शेड करते हैं? कि जो भी इनइक्वालिटी आपको दी है उसमें आप एक्स वाई की जगह 0 0 पुट कर दो। हर क्वेश्चन में यही करना है। एक्स वाई की जगह 0 0 रख दिया हमने, तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। क्या आएगा? 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 आ जाएगा। इस स्टेटमेंट को देखो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या 0 12 से बड़ा होता है? क्या 0 12 के इक्वल है? दोनों में से कोई भी बात ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट ये वाला फॉल्स आता है तो आपको वो रीजन शेड करना है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, जिधर ओरिजिन नहीं है। कब? जब फॉल्स आता है। और अगर यहाँ पे ट्रू आता, सपोज क्वेश्चन में हमें लेस देन इक्वल टू दिया होता, तो यहाँ भी लेस देन और इक्वल टू होता। तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12, तो फिर ये ट्रू हो जाता है क्योंकि 0 12 से छोटा होता है। तो फॉल्स का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और ट्रू का मतलब होता है टूवर्ड्स द ओरिजिन। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलो, क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए अब मैं बताता हूँ कि दोनों सेम ही है बिल्कुल। अब इसमें है 3x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू 12, टेबल तो वही बनेगी। 0 0 पुट करा, 0 इज लेस देन 12 आया। ठीक है, ट्रू है। और ट्रू का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ओरिजिन की तरफ का पूरा रीजन, सिर्फ यही वाला नहीं। जब हम टुवर्ड्स द ओरिजिन बोलते हैं तो ये पूरा रीजन, इस लाइन के इधर जितना भी रीजन है, सारा रीजन इस लाइन के नीचे का, वो सारा रीजन काउंट माना जाएगा। आ गया सबको समझ? ठीक है। अब स्लैक का और स्ट्रिक्ट का क्या रोल है? अगर इक्वल का साइन भी है तो आपको ये कंटिन्यूअस लाइन बनानी है, और अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो आपको डॉटेड लाइन बनानी है, डॉटेड है। स्लैक का मतलब है कि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट हैं वो पॉइंट भी आपको इस वाले रीजन में काउंट करने हैं। इस लाइन पे भी तो कुछ पॉइंट है, वो भी इसी रीजन में आ रहा है। कब? जब इक्वल का साइन। और जब इक्वल का साइन नहीं है तो मतलब इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो शामिल नहीं है, बट इसके नीचे जितने भी हैं वो शामिल है। तो सिंबॉलिकली क्या करते हैं? हम डॉटेड लाइन बनाते हैं। लेकिन आप एग्जाम में डॉटेड ना बना के कंटिन्यूस भी बनाई आओगे तो भी गलत नहीं होगा। कहीं भी क्वेश्चन में आपको पहली बात तो ऐसी इक्वेशन मिलेगी नहीं आपको लेस देन वाली, सब में ग्रेटर देन इक्वल टू ही मिलेगा। लेकिन अगर मिल भी गई और आप भूल से कंटिन्यूस लाइन भी बनाई है तो उस पर कोई मार्क्स नहीं घटेगा। लेकिन मीनिंग आपको पता होना चाहिए, दोनों का मीनिंग क्या है। समझ में आ गया? तीसरी चीज, अब वो स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या? अगर हमारी इन इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 है, 0 है, तो उसका ग्राफ बनाने के लिए ये वाली टेबल नहीं बनानी आपको। एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर हमारी इन इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है 12 12, तो उससे जो लाइन बनेगी वो लाइन कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होगी, ऐसे या ऐसे नहीं पास होगी कभी भी। वो मतलब ओरिजिन से अलग ही जाएगी। और जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 होगी वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी। ये आपको क्वेश्चन में देखते ही डिसाइड करना है कि कौन सी लाइन कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी या नहीं जाएगी। बात समझ में आई? तो ओरिजिन से जाएगी ये तो श्योर है। दो चीज डिसाइड करनी है कि ड्रॉ कैसे करना है और रीजन कैसे डिसाइड करना है। अब ये वाला जो तरीका है 0 0 वाला, ये वाला तरीका यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर ड्रॉ कैसे होगा? सबसे पहले टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल कैसे बनेगी? इसमें क्या करते थे हम? एक्स को 0 रखते थे, फिर वाई को 0 रखते थे। इसमें हमेशा एक्स को आपको पहले 0 रखना है। ऑब्वियसली एक्स को 0 रखोगे, इसको एक इक्वेशन की तरह मान लो। अगर एक्स 0 रखोगे तो वाई भी 0 आएगा। बोलो यस और नो। तो एक पॉइंट तो 0 0, मतलब ये लाइन ओरिजिन से तो पास होगी ही होगी, क्योंकि 0 0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है।
और दूसरा पॉइंट x की वैल्यू आप इसमें कुछ भी रख दो 1 2 3 4 5, सपोज 1 रख दिया मैंने तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया 1 और यहाँ भी 1 है 1 1 ये वाला पॉइंट हो गया। यहाँ से लाइन बना के ऐसे ओरिजिन से और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके स्केल से लाइन खींच दो। वैसे तो हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं 1 2 3, लेकिन आपको क्या लेना चाहिए जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पर x की दूसरी वैल्यू क्या रखनी चाहिए जिससे क्वेश्चन सही ढंग से हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये 3 केस ही आपको हर क्वेश्चन में दिखाई देंगे। ओके, इसके अलावा 1 2 छोटे मोटे केस और हैं वो मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। राइट, तो ये जो बेसिक थ्योरी है ये आपको समझ में आ गई। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन पे आ जाइए, मैं सीधा क्वेश्चन पे ले आता हूँ आपको और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, पहले एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती थी लेकिन अब वो सिलेबस से हटा दिया गया है वो पार्ट। सिर्फ आपको इस तरह की इनइक्वेशंस दी होंगी और इन्हें सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में किस चीज़ का क्या मतलब है ना, हर चीज़ की अपनी एक थ्योरी है, अपना एक मतलब है, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, ये सारी टर्म्स आपको समझनी पड़ेंगी किस टर्म का मतलब क्या है। सबसे पहली टर्म है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये जो पूरा क्वेश्चन आपको नजर आ, जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे इस चैप्टर में सबको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है, ये वाला क्वेश्चन। आगे बात समझ, जितने भी क्वेश्चन हैं सबको मैथमेटिक्स में बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, सेकंड नंबर, आपको इस तरह का एक फंक्शन दिया जाएगा जिसके आगे लिखा होगा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। क्या लिखा होगा कि मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो। आप फ्लो मत तोड़ा करो, ठीक है, बाद में बता देना मुझे चुपके से कि सर ये गलत था, सबके सामने बेइज्जती मत किया करो। देखो इधर, जेड इज इक्वल टू, तारीफ हमेशा याद रखो, तारीफ किसी की करनी है पब्लिक में करो, सबके सामने करो। ठीक है, यार ये बहुत बढ़िया बंदा है, इसकी नेचर बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, ठीक है। और अगर उसकी बुराई निकालनी हो तो उसको कोने में ले जाके, भाई ये चीज़ तेरी गलत है, इसको सुधार ली। हमेशा याद रखना जीवन में, तो सब तुम्हारे दोस्त बहुत जल्दी बनेंगे। ओके, तो इधर आ जाइए, जेड इज इक्वल टू, इस तरह का एक फंक्शन आपको हर क्वेश्चन में दिया होगा जिसमें इक्वल लगा होगा, ये वाला इक्वल लगा हुआ है ना इसमें, बाकी कहीं भी आपको किसी में भी इक्वल लगा हुआ नहीं मिलेगा। और इससे पहले लिखा होगा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। ओके, तो इस फंक्शन को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हर क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिसे या तो मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज। किसे मैक्सिमाइज करना है, जेड को, जेड को या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, तो आप बोलना सर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में होता है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी जेड की, सपोज जेड की मैक्सिमम वैल्यू आई 400, ठीक है, या जेड की मिनिमम वैल्यू आई 150। ठीक है, वो जो वैल्यूज आती हैं उनको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू को या मिनिमम वैल्यू को ऑप्टिमल वैल्यू। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू। ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और वैल्यू जो आती है मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, उस वैल्यू को कहा जाता है ऑप्टिमल वैल्यू। ओके, और ये जो एक्स वाई यूज हुआ है इसमें इनको बोलते हैं वेरिएबल्स, या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मतलब किसी भी क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्या बोलते हैं उनको, डिसीजन वेरिएबल। ओके, नॉन नेगेटिव, सेटिस्फाई लीनियर कंस्टेंट्स, बस इतना समझ लो। क्या बोलते हैं एक्स वाई को, डिसीजन वेरिएबल। और ये नॉन नेगेटिव होते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब या तो जीरो होंगे या फिर पॉजिटिव होंगे। ओके, और ये जो इनइक्वेशंस आपको दी हैं बहुत सारी, ये इनइक्वेशन है, ये है, ये है, ये है, ये 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, इन सबको बोलते हैं लीनियर कंस्टेंट्स, या इनइक्वेशन भी बोल सकते हो आप, इनइक्वालिटीज भी बोल सकते हो। इनइक्वालिटी तो हम यूज कर ही रहे हैं जब से। तो मैं पूछूंगा इस क्वेश्चन में कितनी इनइक्वालिटी हैं, आप बोलोगे 4। या मैं बोलूंगा आपसे इस क्वेश्चन में कितनी कंस्टेंट्स हैं, कंस्टेंट्स, तो आप बोलोगे 4। एक ही मतलब है, मतलब सिनोनियम्स है, लीनियर कंस्टेंट्स या इनइक्वालिटीज। आ गया समझ में? नेक्स्ट है फिजिबल रीजन एंड इनफिजिबल रीजन।
ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें एक रीजन हमको शेड करना होता है, तो जो रीजन हम शेड करते हैं उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। ठीक है, कौन सा रीजन शेड करते हैं ये मैं बताऊंगा। फिजिबल रीजन में बी बाउंडेड और अनबाउंडेड। वो जो फिजिबल रीजन जिसको हम शेड करेंगे वो चारों तरफ से बाउंडेड भी हो सकता है या अनबाउंडेड भी हो सकता है, ओपन रीजन भी हो सकता है। तो ये सारी टर्म्स हैं। ठीक है, धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन करने के बाद आपको सारी टर्म्स याद हो जाएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। ये हर क्वेश्चन में लिखा होगा ऊपर। उसके ऊपर आपको क्या दिया होगा, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। इसको मैक्सिमाइज करना होगा। देखिए और भी क्वेश्चंस जो आएंगे वो सारे इसी फॉर्म में आएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज करना है इसमें। कंस्टेंट ये दी हुई है हमको, तो जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे वो इसी फॉर्मेट में दिखाई देंगे। ये क्वेश्चन हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये हमारी कंस्टेंट्स हो गई। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या करना है हमें इसमें, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, क्या मैक्सिमाइज करना है कि यहाँ से इनसे जो ग्राफ बना के एरिया आएगा उसको मैक्सिमाइज करना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखते हैं इसको। अब देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है। सबसे पहले इसका कोई रोल नहीं है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का, इसका रोल बिल्कुल बाद में आएगा एकदम। ठीक है, अब ये जो इनइक्वेशंस आप देख रहे हो यहाँ पर, सबसे पहले इनको हम ड्रॉ करेंगे। अब इस वाली इनइक्वेशन को देखो। ठीक है, कौन सा वाला केस है ये, स्लैक इनइक्वालिटी है। क्या ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है। क्या ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, नहीं होगी। तो जो ओरिजिन से लाइन पास होती है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, स्पेशल केस होता है, किसी किसी क्वेश्चन में मिलती है। ठीक है, थोड़ा ऊंचे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। और इसमें x ग्रेटर देन 0 y, ये लगभग हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। इसका क्या रोल है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इन दोनों इन इक्वेशंस को ड्रॉ करने के लिए मैं दो टेबल बनाऊंगा, x y। पहले x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी 50। y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू भी आएगी 50। ठीक है, और चाहो तो इसके आगे इसकी इन इक्वेशन या नीचे लिख दो, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50। ओके, दूसरी टेबल हम बनाएंगे दूसरी इनइक्वालिटी के लिए। x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 90, और y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी 30, और ये है 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 90। देख लिया हमने। अब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। ओके, देखिए अब ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या, ये देखिए कि यहाँ पर जो टेबल है उसमें सबसे छोटी वैल्यू है 30 और सबसे बड़ी वैल्यू है 90। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी वैल्यू है 90। तो हमें एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 90 पॉइंट्स तक मार्किंग करनी है। अब 90 1 2 3 4 तो नहीं कर सकता, तो हम अपना स्कूल 10 का ले लेंगे। ठीक है, तो 10 का लेंगे तो 90 तक आराम से पहुंच जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 90 हो गया। लिख लो इनको 10 20 30 40 50 60 70। एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर भी मिल सकता है और आप प्लेन पेपर भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ये जरूरी नहीं है ग्राफ पे करना। कई स्कूलों में तो ग्राफ अवेलेबल भी नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पास ये जो कॉपी है, कुछ बच्चों के पास लाइन वाली कॉपी है। ठीक है, तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, जब मार्किंग करते हैं जैसे लाइन बनी हुई है, ओके, तो यहाँ गैप ले लेते हैं ज़्यादा, 10
20, 30 और यहाँ लिख देंगे 10, 20, 30। बताओ क्या गलती हुई? स्पेस इक्वल नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं। जितना स्पेस आपने यहाँ लिया है उतना ही स्पेस आपको यहाँ लेना है। अब ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं कि मेरे पास सबसे बड़ा नंबर था 90, इसलिए मैंने गैप अपना थोड़ा कम कम रखा। कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें मैक्सिमम नंबर होगा 40, ठीक है? तो अगर मैं 40 लूँगा तो यहीं तक बनेगा, तो फिगर भी बहुत छोटी आएगी, तो गैप अपने आप बढ़ा देना ताकि 40 वहाँ तक पहुँच जाए। समझ में आ गया? और जितना गैप दो नंबर्स के बीच में आप एक्स एक्सिस पे लोगे उतना ही गैप वाई एक्सिस पे आपको लेना है। नहीं तो जो रीजन हमारा लास्ट में आएगा जिसको हम शेड करेंगे वो बिल्कुल अलग ही शेप में आ जाएगा, अगर ये ध्यान नहीं रखा आपने। आगे बात समझ में? तो अब सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। पहला है x 050, तो 050 जो पॉइंट होगा हमारा 050 शुड बी हियर, और अगेन है 50 शुड बी हियर। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैं एक बना देता हूँ लाइन। आप स्केल से बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक है? ये लाइन बन गई हमारी। जो भी लाइन आप बनाओगे उस पर, उसके ऊपर या नीचे कहीं भी उसकी इनइक्वेशन लिखोगे। क्या? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, इक्वल इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप इसको यहाँ पर। आगे समझ में? लाइन तो ड्रॉ हो गई, उसके बाद मैंने क्या बोला था? रीजन डिसाइड करना है कि टुवार्ड्स द ओरिजिन लेना है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन लेना है, वो इसी मोमेंट पे डिसाइड करना है आपको। उसको डिसाइड करने के लिए यही कर सकते हो आप, यहाँ थोड़ा स्पेस रखना। तो जब मैं 0 पुट करूंगा इसमें तो आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 50। दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू मीन्स टुवार्ड्स द ओरिजिन। टुवार्ड्स द ओरिजिन का मतलब वो रीजन शेड करना है जिधर ओरिजिन है। आपको पूरा रीजन शेड नहीं करना है, बस एक पेंसिल से छोटा एरो लगा लेना ताकि आपको ध्यान रहे कि इधर का रीजन लेना है। और ये कब करना है? जो लाइन आपने ड्रॉ करी उसी समय करना है आपको ये काम। ये नहीं कि सारी लाइन ड्रॉ कर ली उसके बाद ढूंढ रहे हो कि किस लाइन को कहाँ पे एरो लगाना है। समझ में आ गया? अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन है 090। 090 शुड बी हियर एंड 30 शुड बी हियर, ठीक है? तो इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के हम बना देते हैं एक लाइन। लाइन को थोड़ा ऊपर नीचे कर लो, आगे पीछे निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए लाइन। ओके जी? तो इस लाइन पे भी हम लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। ये लाइन है 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 90। इक्वल की फॉर्म में लिखो यहाँ पर तो। और अब हमें डिसाइड करना है इसका रीजन। तो बताओ इसका रीजन किधर होगा? अगर मैं 0 पुट करूंगा इसमें तो क्या आएगा? 0 इज लेस देन और इक्वल टू 9। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू का मतलब, तो इसमें भी एक छोटा सा एरो लगा लो यहाँ पे टुवर्ड्स द ओरिजिन। कोई डाउट इसमें किसी को यहाँ तक? अब ये दोनों लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब आ जाइए इस पे x ग्रेटर देन 0। अब ओरिजिन पे अपना पेन रखो यहाँ पे, और इसमें दिया है x की वैल्यू 0 से ज़्यादा। तो मैं इधर चलूँ, ऊपर चलूँ या राइट में चलूँ? x की वैल्यू 0 से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव, मुझे राइट में जाना होगा। राइट में मतलब इधर की तरफ, तो ऐसे एक एरो लगा दो राइट में जाने के लिए। कोई डाउट? अगेन है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से पेन यहाँ रखो, y की वैल्यू 0 से ज़्यादा, y पॉजिटिव, किधर जाऊँ? तो यहाँ पे एक एरो लगा दो ऊपर की तरफ जाने के लिए। ओके जी? अब यहाँ आपको कई सारे रीजन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे रीजन है, कुछ ओपन है कुछ क्लोज्ड है। इसमें से एक रीजन सिर्फ शेड होगा, ठीक है? वो कौन सा रीजन होगा? आपको वो रीजन शेड करना है जिस रीजन की सारी बाउंड्रीज अंदर की तरफ पुश कर रही होंगी। जैसे अगर मैं ये वाला रीजन चेक करता हूँ, क्या ये रीजन मेरा फिजिबल रीजन है? तो इसकी जो बाउंड्री है वो नीचे की तरफ अंदर की तरफ पुश कर रही है। ये वाली जो बाउंड्री है ये ऊपर की तरफ पुश कर रही है, मतलब ये इधर पुश कर रही है, ये इधर पुश कर रही है। लेकिन ये जो बाउंड्री है ये कह रही है बाहर की तरफ, ये उधर की तरफ पुश नहीं कर रही। मतलब जितनी भी बाउंड्रीज हैं सब उसके अंदर पुश करनी चाहिए। अगर सारी बाउंड्रीज अंदर पुश नहीं कर रही इसका मतलब वो फिजिबल रीजन नहीं है।
तो अब हम चेक करें कौन सा फिजिबल रीजन है फिर, ठीक है। रीजन शेड करना आसान भी है, और रीजन अगर आपने गलत शेड कर दिया ना तो आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा क्वेश्चन कट जाएगा, आपका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मैं देखूं क्या ये वाला रीजन हो सकता है। तो ये बाउंड्री इधर है, इसकी 4 बाउंड्री है, 1 2 3 4, चारों बाउंड्री अंदर की तरफ प्रेशर डालना चाहिए सबको, ठीक है। ये बाउंड्री इधर की तरफ है और ये बाउंड्री इधर की तरफ, ठीक है। कुछ आसान क्वेश्चन में तो देखते ही बता देते हैं यार ये रीजन, कुछ करना थोड़ी होता है इसमें, देखने से पता चल जाता है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को अब आपको करना है शेड, ऐसे शेड करना है, पेंसिल से शेड कर सकते हो आप एग्जाम में, ठीक है। ओवर राइटिंग नहीं करनी है, बल्कि हल्का हल्का शेड करना है। ये रीजन हमारा शेड हो गया। तो जितना ज्योमेट्रिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। क्या, अब ये जो रीजन आया है हमारा, ठीक है, इस रीजन के आपको देखना है कि इस रीजन के वर्टिसेस कितने हैं, शार्प कॉर्नर्स बताओ कितने इस रीजन को टच करने वाले, 4। कौन कौन से, 1 2 3 और 4, ये 4 इसके वर्टिसेस हैं, ठीक है। अब आपको बनानी है एक टेबल। कैसे टेबल बनानी है, यहां लिखना है आपको पॉइंट, यहां लिखना है आपको पॉइंट, ठीक है। और यहां लिखनी है आपको वैल्यू ऑफ जेड, और यहां लिखना है आपको ऑप्टिमल वैल्यू। इस तरह की एक टेबल आपको बनानी है, और क्योंकि इसमें 4 कॉर्नर्स हैं तो 4 रो बनेंगी इस टेबल में, ओके जी। तो पहला पॉइंट है वर्टिसेस 0 0, लिख दो यहाँ पे। दूसरा वर्टेक्स है 30 0, 30 0 लिख दिया हमने। तीसरा है 0 50, तो यहाँ 0 50 लिख दिया। अब ये वाला जो वर्टेक्स है इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। क्या, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे दोनों लाइन कट कर रही हैं। और आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो। सॉल्व करके जो एक्स वाई की वैल्यू आती है वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो मैं इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देता हूँ, तो y कट जाएगा। बोलो क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू आएगी 20। x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में डाल दो, y की वैल्यू आ जाएगी 30। तो ये पॉइंट मेरा आ गया 20, 30। अच्छा, इनके नाम भी लिखने हैं, A B C और D, C और D, ऐसे कुछ भी लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये था हमारा पॉइंट A, ये था 30 0, B 0 50 था, C, और ये है मेरा D। ऐसे पॉइंट भी लिखना है टेबल में। कोई डाउट यहाँ तक? ये पॉइंट आसानी से पता चल जाते हैं, जो एक्सेस पर होते हैं उनको देखते ही बता देते हैं, और जो एक्सेस पर नहीं होते उसके लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ तो आसानी से सॉल्व हो गया क्योंकि y इक्वल था, ना भी इक्वल हो तो अभी आप सॉल्व करना जानते हो, लीनियर इनइक्वालिटी को। अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट को A को, अब रोल शुरू होगा हमारा इसका, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पहला पॉइंट रखना है आपको 0 0, तो z की वैल्यू आएगी 0। उसके बाद x की जगह 30 रखना है, y की जगह 0 रखना है, तो वैल्यू आएगी 120। फिर रखना है 0 50, तो आएगा 50। और फिर रखना है 20 30, 80 प्लस 30 110। कोई डाउट? आराम से बन जाएगी टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ऑप्टिमल वैल्यू बतानी है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इसमें और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू ये है। आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी z इज इक्वल टू 120 एट 30 0।